सो आप लोग ना जो सॉल्व किया है जैसा भी थी अपना अपना शेयर कर, अपना अपना देना है। ये नहीं कि आप आपस में शेयर कर दो और सभी का सेम रहे, ऐसे में कोई मतलब नहीं रह जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का और देने का। तो आपने जो मैम भी किया किए है हैं जहां बट भी, फाइनल आंसर नहीं था। अच्छा आंसर, तो अभी मैं पहले ये बता देती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा, और उसके बाद आप लोग अपने आंसर बताइए मुझे। और अगर आप लोगों के आंसर सभी के सेम आ रहे हैं दैट मीन्स वो करेक्ट है, और उसके अलावा अगर नहीं है तो वो मैं आपको आंसर बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं। ठीक है। तो ओके क्वेश्चन मैम। नंबर 1 तो अभी छोड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को डिराइव करके अभी किसने किया हुआ है इसका, ये बताइए मुझे सबसे पहले। प्रबल बोल रहे थे। प्रबल क्या आ रहा है यस आपका? मैम, मैम मैंने हमने किया। डिसाइड। हाँ, क्या आ रही है वैल्यू, मैम क्या आ रही वन है अपॉन बताइए। वन प्लस 3j ओमेगा RC माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर R² C²। ओके ओके, 3j ओमेगा RC। यस मैम, माइनस और आगे थ्री माइनस, थ्री अच्छा मतलब ओमेगा माइनस स्क्वायर 3 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर RC आर स्क्वायर स्क्वायर यस मैम। C²। हाँ हो गया, यस मैम। यही वैल्यू आ रही है। और किसी ने किया, किसी का और कोई रिजल्ट आ रहा है? और कोई भी बोल रहे थे ना पैरेलली? यस मैम, एस के फॉर्म में आया है हमारा। अच्छा आपका एस फॉर्म में आया, तो एस को जे ओमेगा पुट करेंगे तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। मैम 1/3 इन ब्रैकेट थ्री हाँ 3/RCS अपॉन S² प्लस 3S/RC प्लस 1/R²C²। हाँ, से आपका सुन करके ऐसा लग रहा है इसको थोड़ा और रिड्यूस किया जा रहा है, किया जा सकता है, मतलब थोड़ा ऐसा फॉर्म में ले आना है जिससे कि उसको और फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सके बेटा। इसके ठीक है। और एवब स्टेप में है SRC हाँ अपॉन हाँ 1 प्लस 3 हाँ SRC प्लस हाँ। S² ओके R²C²। ओके ओके ओके, मतलब ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा डिफरेंस, जैसे मतलब जो ये आपका ये फैक्टर आ रहा है तो सही आपका भी हो सकता है, आप सपना बोल रहे हो। यस मैम। ठीक है, आपका भी हो सकता है। इसके लिए इसको और किसी ने कोशिश करी, और कोई स्टूडेंट कि बिल्कुल ही ट्राई नहीं किया? ये वाला सबसे इजी है मैं ये कहूंगी, क्यों? क्योंकि ये इजी इसलिए है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ये लेंदी है, मतलब इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस चाहिए कि हाँ मुझे एंड रिजल्ट तक पहुंचना है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ आप या तो नोडल लगाएंगे। आप लोगों ने नोड लगाया है या मैश लगाया है, क्या लगाया है एनालिसिस के लिए बताइए। मैम नोडल। नोडल एनालिसिस। और सपना आपने? मैम मैंने वोल्टेज डिवाइड रूल से किया। वोल्टेज डिवीजन रूल सेट किया। ठीक है, तो सबका यही जो नेटवर्क वाले कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे या तो आप नोडल लगाइए नेटवर्क डिवीजन में, तो ये कहूंगी कि आप नोड एनालिसिस से करिए, वो उससे ज्यादा इजी तरीके से और जल्दी भी आ जाता है, कम स्टेप्स में। वोल्टेज डिवीजन से भी आ जाएगा, बट वोल्टेज डिवीजन में बेटा प्रॉब्लम आ जाती है जब हमारे पास सिंगल नेटवर्क नहीं है, उसके साथ एक और नेटवर्क लग जाता है तो, और वो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी के ऊपर कि आप कौन सा जल्दी ग्रास्प कर पा रहे हैं। तो मैं पहले यही कहूंगी जिन्होंने कोशिश नहीं करी है वो नोड एनालिसिस से करें, और जिन्होंने किया हुआ है वो स्टक हो गए हैं बीच में कहीं, वो एक बार फिर से कोशिश करें नोड एनालिसिस से, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी दिया जा चुका है। जब हम लोग आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क पढ़ रहे थे वहां पे 3 आरसी नेटवर्क लगे हुए थे, बट यहाँ डिफरेंस क्या है, वहाँ तीनों इक्विवेलेंट थे, यहाँ पे एक आर और सी और आर का कॉम्बिनेशन है। तो इस वजह से वहां जो हमें इक्वेशन मिल रही थी हमें सेम वही इक्वेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आर और सी का जो अरेंजमेंट है वो इन्वर्स हो गया है दूसरे वाले नेटवर्क में। बाकी और नया कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, मतलब आपको नोडल एनालिसिस लगाना, ये आपका अननोन वोल्टेज हो जाएगा, ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, ये आपका इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, 3 इक्वेशन आपकी बनेंगी। यस और नो बताइए, कोई प्रॉब्लम है किसी को? सॉल्व इसी तरीके से करना है। ये आपका हो जाएगा V1, दिस इज योर V2 एंड दिस इज V3। या तो फिर आप क्या कर लो, ये V in हो जाएगा, ये V out हो जाएगा, और बीच वाला Vx हो जाएगा अननोन, और इस तरीके से आपको रेशियो निकालना है V out बाय V in का। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
यहाँ पे C को आपको पुट करना है 1/SC, C को पुट करना है 1/SC, R ही रहने वाला है। सिमिलरली इसकी इक्वेशन इजी होगी, यहाँ पे V2 जो है दोनों के साथ में आएगा और यहाँ V आउट और V2 की इक्वेशन आएगी, यहाँ V इन और V2 की इक्वेशन आएगी। तो किसी एक से V2 और V इन का रिलेशन निकाल करके हम V आउट और V इन का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब बट बात ये आती है कि आप सभी का जो एंड रिजल्ट, जो फाइनल इक्वेशन आनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं क्लास में सॉल्व करके दिखाऊंगी तो बेटा इसमें टाइम भी लगेगा और कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको नोड एनालिसिस लगा के सॉल्व करना है। सो मैं यही कहूंगी कि अगर आप कहीं पे स्टक हो गए हैं तो एक बार फिर से इसी कॉन्सेप्ट से करिए, नोड एनालिसिस लगाइए, प्रॉपर इक्वेशंस निकालिए और फिर उसके बाद देखिए। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों से शेयर कर दूंगी। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी ने किया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फीडबैक का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द करंट गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 200 विदाउट फीडबैक। दैट मीन्स इस लाइन से हमें क्या समझ में आया कि ये 200 कौन सी वैल्यू है? दिस इज नथिंग बट ए। यस और नो? यस मैम। ए है। उसके बाद क्या हुआ है? व्हेन नेगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड, इन्होंने पहले ही बता दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। जनरली ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है क्योंकि उसको और ट्रिकी बनाना होता है, तो वो नेगेटिव यूज ना करके वो डीजेनरेटिव या रीजेनरेटिव फीडबैक बोल सकता है। अब ये आपको पता होना चाहिए, रीजेनरेटिव मतलब पॉजिटिव, डीजेनरेटिव मतलब नेगेटिव फीडबैक। When negative feedback is applied, determine the effective current gain of amplifier given that current attenuation is 0.012। अब यहाँ पे इन्होंने फीडबैक फैक्टर ना बता करके इन्होंने क्या बताया है? करंट अटेन्युएशन। करंट अटेन्युएशन का मतलब भी यही होता है कि ये फीडबैक फैक्टर ही है। क्यों इसको इन्होंने अटेन्युएशन वर्ड बोला हुआ है? क्योंकि फीडबैक वो अमाउंट होता है जो आउटपुट से इनपुट में जा रहा होता है। कुल मिलाकर के मतलब कि ये आउटपुट की क्वांटिटी है जो अटेन्युएट होकर के इनपुट में जा रही है, इससे हमारा आउटपुट कम हो रहा है, अटेन्युएट हो रहा है। इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया? करंट अटेन्युएशन फैक्टर। मतलब कि फीडबैक फैक्टर क्या है? 0.012। और अब आपको निकालना है फीडबैक आफ्टर, मतलब गेन आफ्टर फीडबैक। तो उसकी इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी आपको सोल्यूशन में दिख ही गया होगा, कोई नई चीज नहीं है, सेम वही इक्वेशन हमें निकालनी है, A/1 प्लस A बीटा। और इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है आप लोगों की? सबकी एक रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या आ रहा है? 58.82। सभी का ये आ रहा है? 58.82। यस मैम। ओके, सभी का आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन। बीजेटी के जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? यही वो क्वेश्चन है जिनसे आपका बेस क्लियर होता है। मतलब फीडबैक तो आपको अगर हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा दिए होते ना तो भी आपका फीडबैक उतना ही स्ट्रांग होता जितना आज है। लेकिन बीजेटी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको पहले डायोड्स एंड देन बीजेटी और उसके बाद आप एनालॉग सर्किट्स में एंटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एनालॉग सर्किट्स पहले पढ़ा दो बीजेटी बाद में पढ़ाए। तो इस क्वेश्चन से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये कितने लोगों ने किया है ये बताइए मुझे। हाउ मेनी? 10 मिली एम्पियर आंसर। ओके, वैल्यू बताइए आप लोग, ठीक है। 10 मिली एम्पियर, आई सी, वेरी गुड। सभी की यही वैल्यू आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और किया कैसे है मुझे ये बताइए, कोई भी एक बताइए। अभी किसने? अश्लेष आपने बोला आंसर, आप यस बताओ कैसे सॉल्व? मैम। क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि बीटा लार्ज है, तो हमें हाँ, पता हाँ, है कि IB इज इक्वल टू IC अपॉन बीटा होता है। सिंस बीटा लार्ज है हाँ, तो IB की वैल्यू 0 हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। वेरी स्मॉल, तो हम ठीक है, वेरी IB को जब स्मॉल। नेग्लेक्ट कर देंगे, हाँ, हाँ, तो जो करंट RC से फ्लो हो रहा है वही करंट 430 ओम वाले रेजिस्टेंस से भी फ्लो होगा। क्योंकि IB बहुत स्मॉल हो गया तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सर्किट मतलब ठीक है, उसको एक इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा जहाँ पे ये 10 किलो ओम वाला जो ब्रांच है वो हट जाएगा। तो ओके। मैम फिर उसके बाद RTH थेवेनिन्स लगा के RTH निकाल लेंगे जो कि 3.34 किलो ओम आ रहा है। मतलब यहाँ पे आप एंड लोगों फिर ने ये किया होगा, यहाँ पे एक सोर्स, हाँ ठीक है, यहाँ पे आरटीएच क्या आया?
RTH कुछ 3.34 किलो ओम, यस मैम 3.34 ठीक है। किलो और ओम। VTH फिर VTH है 5 वोल्ट। ठीक है 5 वोल्ट। फिर नीचे KVL जब फिर लगाएंगे तो उसको सॉल्व हाँ, करने पे लूप IC 10 मिली एम्पीयर। यहाँ पे 4.3 वोल्ट डायरेक्टली प्रेजेंट हो रहा है। अगर ये 5 वोल्ट है, 5 माइनस 0.7 करेंगे तो यहाँ पे कितना प्रेजेंट हो रहा है? 4.3। तो यहाँ से 4.3 हमारा डायरेक्ट IE आ रहा है विच इज 10 मिली एम्पियर। और क्योंकि गिवन है कि बीटा वेरी लार्ज है, दैट मीन्स डेफिनेटली अल्फा बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। तो IE इज डायरेक्टली इक्वल टू IC। वेरी गुड। सबने अगर यही IC। किया है तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने किया बढ़िया। और ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सैड्रा एंड स्मिथ का जो बीजेटी का चैप्टर है उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस। और अगर आपने एग्जाम्पल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, देन एंटर इनटू एक्सरसाइज। उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, अगर आपने ये कर लिया देन यू हैव मास्टर्ड दिस सब्जेक्ट। दैट मीन्स आप गेट का कोई भी क्वेश्चन, आईएएस के कन्वेंशनल के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आईएएस का कन्वेंशनल समझते हैं ना, जब आप प्री क्वालिफाई करके कन्वेंशनल में जाते हैं तो उस पार्ट में आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे कि बीजेटी के ही क्वेश्चन होते हैं, पीटी के क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं जो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के जब लायक हो जाएंगे देन यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। सो प्लीज डू सॉल्व दीज क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं इस फील्ड में आगे सस्टेन करना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया। और जिन्होंने नहीं किया है तो अब इतना अपन ने जो डिस्कशन किया है, इस डिस्कशन से अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो भी यू कैन आस्क डाउट एनी टाइम कि ये कैसे हो सकता है। अगर बन गया है, आप लोग अपना अपना PDF बना करके रखिएगा, उसे मैं आप लोग को बोलूंगी जब आपको अपलोड करना है। मतलब आप मेरे को सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे और कहीं अपलोड नहीं करना, या तो फिर क्लासरूम में अपलोड करना पड़ सकता है। क्लासरूम अगर ज्वाइन नहीं करी है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ते आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में। कल की क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था लेकिन क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है थर्मल ड्रिफ्ट। इसके पहले जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं वो है वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड देन स्लीव रेट। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं ओपैम्प की। इन चारों की इन तीनों की वजह से, मतलब जो स्टार्टिंग की 3 है वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट बायस करंट एंड इनपुट ऑफसेट करंट, इन तीनों की वजह से आउटपुट में एक वोल्टेज प्रेजेंट हो रहा है टोटल, जिसको हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? VOOT, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, जो कि या तो आपका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज प्लस VOIB की वजह से होता है या इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और इनपुट ऑफसेट करंट की वजह से होता है। ये हो गया। उसके बाद है स्लीव रेट। स्लीव रेट क्या होती है? स्लीव रेट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है स्लीव रेट। यहाँ पे जो V0 है, V0 में ही जब हम गेन इंटू वीन रखते हैं तो ऑटोमेटिकली स्लीव रेट और इनपुट वोल्टेज का रिलेशन मिल जाता है। और इसी रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी, इस रिलेशन से जब हम साइनोसॉइडल सिग्नल लेकर के चलते हैं, स्पेसिफिकली फॉर साइनोसॉइडल ये ध्यान रखना है, अगर कोई दूसरे शेप का सिग्नल है जैसे कि ट्रायंगुलर है या स्क्वायर है तो वहां पे आपको डिफरेंशिएट करके कुछ और ही सिग्नल मिलेगा। जैसे कि अगर ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? ट्रायंगुलर सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? बताइए। स्टेप सिग्नल। यस, स्टेप सिग्नल या पल्स सिग्नल। वेरी गुड, आप सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं, यही से आपको सब्जेक्ट को कोरिलेट करना होता है कि वहां जो सिग्नल एंड सिस्टम में आपने पढ़ा है ना कि जैसे ही हम ट्रायंगुलर को डिफरेंशिएट करते तो हमें स्टेप सिग्नल मिलता है, तो वहां पे उसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे लगाना होगा। जब आपका इनपुट में कुछ ऐसा ट्रायंगुलर सिग्नल दिया जा रहा है और आउटपुट में भी आपको डेफिनेटली आफ्टर एम्पलीफिकेशन ट्रायंगुलर ही मिलेगा, लेकिन जब आपसे स्लीव रेट पूछा जाएगा तो उस स्लीव रेट में आपको उस ट्रायंगुलर को जब डिफरेंशिएट करना होता है तो उससे आपको उसकी स्टेप वैल्यू को आगे पुट करना होता है। मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो होगी जो स्टेप का मैग्नीट्यूड होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस तरीके से। बट मोस्ट ऑफ द टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल ही होता है, बट जब और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना होता है तो शेप कुछ और ले लिया जाता है।
और इससे क्या क्या अननोन वैल्यू पूछी जा सकती हैं। मतलब स्लीव रेट को लेकर के आप लोग को याद, एक तो इनपुट वोल्टेज पूछा जा सकता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, गेन पूछा जा सकता है। मतलब इसके क्वेश्चन में जितने भी पैरामीटर्स प्रेजेंट है वो सभी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका गेन क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसका इनपुट वोल्टेज क्या होगा, अगर स्लीव रेट गिवन है तो। और अदरवाइज ये सब गिवन है तो स्लीव रेट क्या होगा ये पूछा जा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अभी क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे, स्लीव रेट बस के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें या तो ये पूछा गया है, या ये पूछा गया है, या ये पूछा गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है थर्मल ड्रिफ्ट। थर्मल ड्रिफ्ट में अब हमें क्या करना है, अभी तक जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में और वोल्टेज सप्लाई के रेस्पेक्ट में एनालिसिस नहीं किया है। मतलब हम ये मान के चले हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टाइम मतलब एजिंग इफेक्ट का कोई असर नहीं पड़ रहा है। मतलब हम एक साल आज परचेज किया है जो, वही 10 साल बाद भी वही इक्विपमेंट अगर यूज कर रहे हैं तो देन देयर इज नो चेंज इन दी एफिशिएंसी ऑफ दैट इक्विपमेंट। बट ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा चीज जो कम हुई है वो यही है कि टाइम के साथ चीजों की वैल्यू बहुत जल्दी कम हो जाती है। मतलब आज की डेट में जो आज आपने फोन खरीदा, एक साल बाद ही उसकी वैल्यू जस्ट हाफ हो जाती है। यस और नो? यस ऐसा मैम। होता है। यस तो मैम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी और मार्केट में उस टाइम पे उससे बहुत ज्यादा एफिशिएंट वैल्यू, एफिशिएंट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हो चुके होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और साथ ही साथ हमें नए फीचर्स भी मिल चुके होते हैं। तो अब हमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है, जो कि अभी इन सारे पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में हमने नहीं देखी थी, अब हमें ये देखना है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा। और अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रहा है उसमें भी चेंज आएगा। और उस चेंज को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ये पता है सबको कि टेम्परेचर अगर इफेक्ट आ रहा है तो सभी पे एक बराबर आएगा, मतलब कि तीनों पैरामीटर्स पे आएगा, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएगा। सिमिलरली अगर सप्लाई वोल्टेज में थोड़ा भी चेंज हुआ तो वो चेंज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज पे प्रेजेंट होगा, वो इनपुट बायस करंट पे भी प्रेजेंट होगा, इनपुट ऑफसेट करंट पे भी प्रेजेंट होगा। तो ये जो चेंजेस, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी वजह से मतलब टेम्परेचर, पावर सप्लाई और टाइम, इनका जो इफेक्ट है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, पहले की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे इक्वली पढ़ने वाला है। तो सारे पे अगर इक्वली पढ़ेगा, दैट मीन्स आउटपुट में जो चेंज आने वाला है वो उन तीनों की वजह से ही आएगा। तो हमें इसको कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो थर्मल ड्रिफ्ट क्या हो गया? ड्रिफ्ट मतलब वैल्यूज का चेंज होना। ड्रिफ्ट पता ही होगा, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट आप लोगों ने पढ़ी है। ड्रिफ्ट मतलब वैल्यू जो है, जो पहले वैल्यू थी कांस्टेंट वैल्यू, वो ना रह करके उससे कुछ चेंज हो जाएगी। और वो ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज कि जिस एनवायरनमेंट में हम उस इक्विपमेंट को या ओपैम को यूज कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर चेंज हो गया। मतलब रूम टेम्परेचर कितना होता है जनरली? जो रूम टेम्परेचर लिया जाता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है बताइए? 27 में 25। 25 to 30। हाँ 25 to 30, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो आपको मिलेगा वो मोस्टली 25 होता है। और अगर आपको 27 मिला है ना, दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा चेंज है। यहाँ पे आप VT की जो वैल्यू लेते हैं वो 25 मिलीवोल्ट लेते हैं। यहाँ पे जो आप VT की वैल्यू लेते हैं वो कितनी लेते हैं बताइए? 25.8 मिलीवोल्ट और 26 मिलीवोल्ट। ये डिफरेंस आ जाता है। और अगर ये डिफरेंस आ गया तो आगे की वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं। दिस इज द माइनर डिफरेंस, बट इस डिफरेंस का भी इफेक्ट आगे पड़ता है। क्यों आगे पड़ता है? क्योंकि अगर VT चेंज हुआ है तो आपको ये पता है कि RE क्या होता है। RE इज इक्वल्स टू IE अपॉन VT अपॉन IE। ये VT यहाँ पे आ जाता है। तो मतलब इस तरीके से चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं कि अगर टेम्परेचर में चेंज आया तो पैरामीटर्स जो है हमारे पहले वैल्यू के थे वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें यही देखना है कि जितना भी चेंज हो रहा होता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में, बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं थर्मल ड्रिफ्ट। अब थर्मल ड्रिफ्ट में एक तो आपका वोल्टेज थर्मल ड्रिफ्ट हो जाएगा, दूसरा करंट थर्मल ड्रिफ्ट हो जाएगा। वोल्टेज थर्मल ड्रिफ्ट मतलब कि जब आपका डेल्टा VIO प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय डेल्टा T,
दैट मीन्स टेम्परेचर के चेंज के साथ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में जो चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं थर्मल वोल्टेज ड्रिफ्ट या तो फिर थर्मल ड्रिफ्ट इन द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और इसकी यूनिट जो होती है वो माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मतलब माइक्रोवोल्ट, हर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज से हर माइक्रोवोल्ट का चेंज आने वाला है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में। सिमिलरली इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट बायस करंट में भी जो चेंज आएगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा आई आई ओ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और डेल्टा आई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? यस मैम। नेक्स्ट इज कि रूम टेम्परेचर पे ये माना जाता है कि थर्मल ड्रिफ्ट और ये सारी वैल्यूज इनिशियली जीरो थी। मतलब इनिशियली VIO, IB एंड IIO ये सब जीरो था। मतलब हम इनिशियली ये मान के चलते हैं कि इनकी कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी क्या होता है, आइडियली जब हम ओप एम्प को यूज कर रहे होते हैं आइडियली, तो उस टाइम पे ये सब वैसे भी जीरो ही होते हैं। बट जब दिया हुआ होता है क्वेश्चन में कि वी आर यूजिंग इन अ प्रैक्टिकल वे, तो वहां पर मतलब कि ऑफसेट वोल्टेज और इन सब का इफेक्ट प्रेजेंट है। तो रूम टेम्परेचर पे ये जो थर्मल ड्रिफ्ट है वो जीरो होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इनकी वैल्यूज तो इंक्रीज होंगी ही, साथ ही साथ टेम्परेचर के साथ इनकी वैल्यूज में चेंज भी आने लगेगा। तो वी नीड टू कंसीडर दैट चेंज इन टेम्परेचर और साथ ही साथ चेंज इन दी वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज या तो फिर इनपुट ऑफसेट इनपुट बायस करंट और इनपुट ऑफसेट करंट। मतलब टेम्परेचर में चेंज के साथ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में जो चेंज आ रहा है उसे कंसीडर करना होगा, और उसके लिए जो पैरामीटर मतलब जो इक्वेशन बन रही है वो चेंज इन दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, वो ऐसा कुछ होता है। ये है। अब इन सभी में जो चेंज आ रहा है उन सभी के चेंज को अब हमें इकट्ठा कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमें किसमें चेंज को कंसीडर करना पड़ेगा आप बताइए? अगर ये तीनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं टेम्परेचर की वजह से, तो अल्टीमेटली क्या चेंज हो रहा है? टोटल आउटपुट ऑफसेट अल्टीमेटली वोल्टेज। यस, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज चेंज हो रहा है। और इन सभी के चेंज के साथ साथ अब हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल्टा VOOT, जिसको कि क्या बोला गया, एरर वोल्टेज। क्यों? क्योंकि यही वो वोल्टेज है जो कि टेम्परेचर में चेंज की वजह से प्रेजेंट हो रहा है, जिसको कि अभी हम लोग आगे डिराइव करेंगे। और ये भी एक ऐसा पैरामीटर है जो कि टेम्परेचर में चेंज की वजह से है, तो उसकी भी, इन सभी की भी एक डिफाइंड वैल्यू होती है। मतलब इन जब भी IC बनाते हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, तो हम उसको अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग कंडीशन में यूज करते हैं, और उसकी कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसको हम स्पेसिफाई करके उसके डेटा शीट में पहले ही पुट कर देते हैं कि दीज आर दी मैक्सिमम वैल्यूज जो हमें इतने इतने टेम्परेचर पे मिल सकती हैं, और हमें ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में इसको यूज करना होता है। जैसे कि जब भी हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके साथ हमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस भी आती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस में ये होता है कि आपको इतना माइलेज मिलेगा गाड़ी का अगर आप उसको ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में यूज करेंगे, जो कि ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहां की सड़कें ऐसी है नहीं कि हमें उतना माइलेज हमेशा मिलेगा। बट फिर भी हम ये जान करके ही जाते कि वाह, इसका गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा है, तो ऐसे हमें लेना है यही वाली। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस क्योंकि कंप्लीटली फुलफिल नहीं होती है, तो हमें वो कंप्लीट वैल्यू कभी भी प्रैक्टिकल में मिल नहीं पाती है। सिमिलरली इन सब में चेंज की वजह से जो चेंज होने वाला है टोटल, इस वोल्टेज को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस वोल्टेज को कैलकुलेट करके टेम्परेचर का इफेक्ट हमारे आउटपुट वोल्टेज में प्रेजेंट होगा जब हम A इंटू VID प्लस माइनस EV करेंगे। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये सारी क्वांटिटीज नेचर में कैसी हैं, DC हैं, बट DC होने के साथ साथ इनकी पोलैरिटीज हमें पता नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो वी विल इधर या तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे इस एरर वोल्टेज को जो कि टेम्परेचर में चेंज की वजह से प्रेजेंट हुआ है। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? तो अब नेक्स्ट जो है आप लोगों को ये देख कि किस तरीके से हमें टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज में चेंज को डिटरमाइन करना है। ये इक्वेशन है, इक्वेशन में यहाँ पे IIO लिया गया है, IB भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। तो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो होगा हमारा 1 + RF/R1 इंटू VOO
और RF इंटू IIO, ठीक है। ये आपका VIO होगा, एक्चुअली इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज नहीं है, ये VIO होगा। यहाँ पे हमें टेम्परेचर चेंज का आवाज आ रही है सभी को? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे हमें चेंज इन टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज डिटरमाइन करना है। उसके लिए डेल्टा टी से हमने डिवाइड किया है दोनों ही साइड में, दिख रहा होगा यहाँ डेल्टा टी का डिवीजन है। डेल्टा टी का डिवीजन किया तो यहाँ पे हमें डेल्टा VIO डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा IIO डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज VIO नॉट VOO, मतलब आउटपुट साइड की क्वांटिटी नहीं है, ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है। ये करने के बाद इस डेल्टा टी टर्म को जब हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, ये जो डेल्टा टी टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो वहां से हमें जो इधर जो क्वांटिटी मिलने वाली है वो होगा सिंपली डेल्टा VOOT विच इज द एरर वोल्टेज, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 1 प्लस RF/R1 इंटू जो थर्मल ड्रिफ्ट दिया हुआ है VIO में, सिमिलरली जो थर्मल ड्रिफ्ट गिवन है IIO में, इनटू जो भी चेंज इन टेम्परेचर है ये। तो इस तरीके से इस इक्वेशन में अलग अलग वैल्यूज को पुट करके, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, चेंज इन टेम्परेचर तो हम डिटरमाइन कर ही लेंगे, क्योंकि जैसे ही हमें टेम्परेचर रेंज गिवन है तो उससे हम डेल्टा टी निकाल सकते हैं। डायग्राम में ऑलरेडी आपको RF R1 एंड एवरीथिंग विल बी शोन, तो फिर हम एरर वोल्टेज को डिटरमाइन कर सकते हैं, और अगर एरर वोल्टेज आ गया तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज विल बी जो भी हमारा आउटपुट की इक्वेशन बन रही है, गेन इनटू इनपुट वोल्टेज प्लस माइनस दिस एरर वोल्टेज। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए मुझे। ये डायग्राम गिवन है, डायग्राम अभी मैं शो करती हूँ, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में थर्मल ड्रिफ्ट गिवन है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में थर्मल ड्रिफ्ट एंड इनपुट ऑफसेट करंट का थर्मल ड्रिफ्ट, सप्लाई वोल्टेज गिवन है प्लस माइनस 15, R1 RF रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज गिवन है। उसके बाद गिवन है एज्यूम दैट द एम्पलीफायर इज नल्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको बैलेंस किया गया है, पर हमें एरर वोल्टेज कैलकुलेट करना है और आउटपुट वोल्टेज निकालना है एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये इनपुट की वैल्यूज है तो डिटरमाइन कर सकते हैं, यस और नो? जल्दी सॉल्व करिए। डायग्राम शो करना है या नहीं? डायग्राम देख लीजिए। फाइव मिनट में इसका आंसर बताना है आप लोग को, 5 मिनट में, ठीक है?
हो गया सॉल्व? आंसर क्या आ रहा है बताइए। सोल्यूशन दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे, सॉल्व किया आप लोगों ने? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही। क्या वैल्यू आ रही है बेटा? मैम अभी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, जल्दी करिए सॉल्व। पांच मिनट हो चुके हैं आप लोग, अब तो रिजल्ट बताइए भाई क्या आया हुआ है। अदरवाइज मैं आगे स्क्रीन बढ़ा रही हूँ जिसमें ऑटोमेटिकली आप लोग को सोल्यूशन दिख जाएगा। कोई वैल्यू आई किसी की? मैम 15.3 मिली वोल्ट एरर वोल्टेज। ओके, एक मिनट रुकिएगा। एरर वोल्टेज की वैल्यू आ रही है 15.3 जो कि जस्ट हाफ है एक्चुअल वैल्यू की। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एक्चुअली 30.6 मिली वोल्ट वैल्यू आ रही है। 30.6 मिली वोल्ट। क्या नहीं किया बाकी लोगों ने? टाइम कम पड़ रहा है क्या आप लोगों को? क्या वैल्यू आ रही है? सभी लोगों ने ऐसे सॉल्व किया है या कुछ और तरीका? इसमें क्या इक्वेशन में वैल्यू तो पुट करनी है आपको। ईवी की क्या इक्वेशन है? 1 प्लस आर एफ बाय आर वन। जो थर्मल वोल्टेज ड्रिफ्ट है एंड 30.6 आ रही है। हाँ 30.6। क्या मिस्टेक किया बेटा? जस्ट हाफ वैल्यू क्यों आ रही है आपकी? 30.6 इज द करेक्ट वैल्यू जो कि आपको इस इक्वेशन में जो अभी अभी हमने डिराइव करी है, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीन में जो मैंने शो किया था, वहां पे हमने यही इक्वेशन लिखी थी 1 प्लस आर एफ बाई आर वन इंटू डेल्टा वी आई ओ बाई डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। एंड डेल्टा टी हमें डिटरमाइन करना है। यहाँ पे गिवन है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है हमें निकालना है। दैट मीन्स जो डिफरेंशियल वोल्टेज होगा वो होगा 35 माइनस 25 इक्वल्स टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ से 30.6 मिली वोल्ट एरर वोल्टेज आएगा। और इस एरर वोल्टेज को अब हमें क्या करना है, जो टोटल आउटपुट वोल्टेज होगा उसमें प्लस माइनस करना है। और टोटल आउटपुट वोल्टेज हमें कहाँ से मिलेगा? टोटल आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा गेन इनटू इनपुट वोल्टेज से। और यहाँ पे गेन हमने माइनस आर एफ बाई आर वन क्यों लिया है? क्योंकि इन्वर्टिंग ओप एम्प है, जो सोर्स लगा हुआ है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा है, इसलिए जो इक्वेशन ली गई है वो इन्वर्टिंग ओप एम्प के गेन की इक्वेशन है, विच इज माइनस आर एफ बाई आर वन इंटू वी इन प्लस माइनस ईबी। दो वैल्यूज है इनपुट वोल्टेज की, तो दोनों में सेम एरर वोल्टेज, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उससे हमें दोनों केसेस में एरर वोल्टेज के साथ आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। इज इट क्लियर? और इन दोनों केसेस में आप देखेंगे कि जो इफेक्ट ऑफ दिस एरर वोल्टेज है वो उसी टेम्परेचर पे जब हमारा टोटल इनपुट वोल्टेज बढ़ जाता है तो उसका इफेक्ट भी बढ़ जाता है। जैसे एक केस में आपका है माइनस 130.6 मिली वोल्ट से लेकर के माइनस 69.4, दूसरे केस में 1030.6 मिली वोल्ट से माइनस 96
969.4 मिलीवोल्ट। दैट मीन्स कि ये जो एरर वोल्टेज का जो इफेक्ट है वो दोनों किस तरीके से हमारा इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, या कम हो रहा है तो कम हो रहा है। ये समझ आया आप लोगों को या नहीं, बताइए। आ गया मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन पावर सप्लाई वोल्टेजेस इन ऑफसेट वोल्टेज। ये जो आपको नाम दिख रहा है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बहुत सारे नाम हैं जो कि अभी ये पीडीएफ में भी मैंने लिखा हुआ है। एक SVRR नाम लिखा हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे। PSRR नाम है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। ये एक्चुअली में है क्या कि अभी तक जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है उसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है तो क्या होगी, बताइए। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? मतलब आपने तीन वैल्यूज, मेनली तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, VIO, IB एंड IIO। अब सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सी है ये बताइए। बताइए, एनीवन, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, जो भी अभी तक समझ आया। नहीं आया तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, आया है तो बिल्कुल बोलिए कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑफसेट सबसे ज्यादा वोल्टेज। क्यों होता है ये, अब ये भी बताइए, किस बेसिस पे बोला मैम आपने? क्योंकि इसमें गेन का मल्टीप्लाई होता है। यस, वेरी गुड। क्योंकि इसमें गेन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो इसकी वैल्यू होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर 7416 मिलीवोल्ट होती है इसकी वैल्यू, और जब यही गेन से मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये वैल्यू और भी ज्यादा हो जाती है। बट जो IB है वो IB किससे मल्टीप्लाई होता है? वो RF से होता है। एंड IIO ये भी RF से मल्टीप्लाई होकर के आउटपुट में प्रेजेंट होता है। बट IB एंड IIO ऑलरेडी बहुत ही कम होते हैं। ये 500 नैनो एम्पियर होता है, ये 200 नैनो एम्पियर होता है। दैट मीन्स ये ऑलरेडी इनहेरेंटली बहुत ही कम होते हैं, तो इसकी वजह से जो वोल्टेज आउटपुट में आता है वो कम ही होता है। बट जो ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है ये मेजर प्रेजेंट होता है। मतलब इसका सबसे, अगर इन तीनों को, वैसे भी हमें ये पता है कि एट अ टाइम इन दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है, या तो डिफरेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट होगा या एवरेज फॉर्म में। तो ये तो हो गया क्लियर कि एक टाइम में या तो ऑफसेट वोल्टेज प्रेजेंट होगा या बायस करंट प्रेजेंट होगी, तो ऑलरेडी स्मॉल है। बट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज तो हर केस में प्रेजेंट होने वाला है, एंड दिस इज द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से आउटपुट में हमें जो ऑफसेट वोल्टेज मिल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो इस VIO का है। तो अगर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ रहा है तो उसकी वजह से भी सबसे ज्यादा चेंज इसमें ही आने वाला है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत ही कम वैल्यू के होते हैं। तो VIO के चेंज से हमें पता है कि आउटपुट में चेंज ज्यादा होने वाला है। सिमिलरली जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन पावर सप्लाई वोल्टेजेस इन ऑफसेट वोल्टेज। मतलब कि अब जो पावर सप्लाई हम यूज कर रहे हैं दैट मीन्स प्लस VCC एंड माइनस VEE, जो कि फॉर 741 आपको +15 और अभी तक आपने जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं वहां पे आपको +15 और -15 वैल्यूज ही मिली हैं। तो इस पावर सप्लाई में अगर कोई भी चेंज होता है तो उसकी वजह से ऑफसेट वोल्टेज में क्या चेंज आता है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर इस ऑफसेट वोल्टेज में चेंज आया तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो VOOT है वो चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से एरर वोल्टेज भी प्रेजेंट होगा। यस और नो, बताइए, समझ आया या नहीं? अभी ये आपको नहीं समझाया गया कि होता क्या है, अभी बस ये बताया गया है कि आपको ये समझना है कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ही वो मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से आउटपुट में मेजरली चेंज आ रहा है। तो हमें जब भी बात आती है कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़े, टाइमिंग का इफेक्ट पड़े या पावर सप्लाई का इफेक्ट, तो मेजर जो फैक्टर है वो है ऑफसेट वोल्टेज, जिसको कि हमें कंसीडर करना है, क्योंकि इसी में जो चेंज आएगा उससे मेजरली हमारा आउटपुट चेंज होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? तो अब ये देखते हैं कि अभी तक तो हमने पावर सप्लाई फिक्स ली है भाई, ये तो 15 वोल्ट का DC हमने लिया, -15 वोल्ट का DC हमने लिया। तो अब ये क्यों चेंज होगा, इसमें चेंज अब क्यों आने लगा? अब ये देखते हैं कि पावर सप्लाई में वेरिएशन किस तरीके से प्रेजेंट होगा, और अगर पावर सप्लाई में वेरिएशन आ रहा है तो इस वेरिएशन की वजह से
जो ऑफसेट वोल्टेज है उसमें चेंज आएगा और उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो पावर सप्लाई है, अब आप अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा, बेस्ड ऑन दैट पावर सप्लाई अगर आपसे बनाने को बोल दिया जाए तो आप लोग बना सकते हैं क्या? मतलब सपोज अभी सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल होती है ना, आप लोग कॉलेज जा रहे होते तो आपको स्मॉल प्रोजेक्ट भी मिल गया होता जिसमें कि आपको ऐसी छोटी छोटी सर्किट्स को बनाना होता। तो सबसे पहला जो टास्क होता है वो यही होता है कि आप पावर सप्लाई बनाइए। तो कोई बता सकता है मुझे कि अगर पावर सप्लाई बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? जी, आप लोगों की घर बैठे कितनी डेवलप हुई है ये स्किल कि कोई सर्किट अगर बनाने को बोल दिया जाए तो आप बना सकते हैं या नहीं? अगर पावर सप्लाई डिजाइन करने को कहा जाए तो कौन डिजाइन कर सकता है, बताइए मुझे। आधी इंजीनियरिंग हो चुकी है आप लोगों की, 2 साल बाद पूरे पक्के इंजीनियर बन जाएंगे। एनीवन? किसी को नहीं आता? किसी को भी नहीं आता? कोई आइडिया, कुछ भी, कुछ तो बोलिए। बिल्कुल ऐसे साइलेंट रहने का मतलब है कि या तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। विकास जी अभी क्यों आ रहे हैं क्लास में? 1:45 बज रहा है। एनीवन? कोई तो बोलिए कुछ तो। क्या हम यूज करेंगे सबसे पहला? क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं फॉर मेकिंग अ पावर सप्लाई? हमें 5 वोल्ट की या 15 वोल्ट की आईसी में कौन सी आईसी बेटा? देयर इज नो एनी फिक्स आईसी फॉर पावर सप्लाई। आपको बनानी है। Rectifier. यस, क्या बोला? मैं पहले रेक्टिफायर फिर रेक्टिफायर, ओके, वेरी गुड। को ऑपरेट करने के लिए हाँ। मैम पहले हमारी जो एसी सप्लाई आई, ठीक, ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ट्रांसफार्मर तो से हमारा ट्रांसफार्मर, वेरी गुड। फर्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट होगा वो ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। मैम उसके बाद वो फिर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करेगा, मतलब बिल्कुल स्टेप वोल्टेज। डाउन कर देगा। हाँ, उसके बाद मैम फिर रेक्टिफायर लगाएंगे। बिल्कुल सही। रेक्टिफायर, एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है। यस मैम, फिर उसके बाद जो है आप मतलब फिल्टर लगा सकती हैं अगर। हाँ, फिल्टर लगा सकते नहीं है, फिल्टर ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे फिल्टर? क्योंकि वो जो पल्सेटिंग एसी डीसी को डीसी हटा आई है वो पल्सेटिंग डीसी है, तो उस पल्सेटिंग को हमें पल्सेस हटा करके प्योर डीसी बनाना है, तो उससे हम फिल्टर से पास करेंगे। वेरी गुड, आता तो है आप लोगों को, तो क्यों नहीं बता रहे हैं? फिर हमें वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट लगाएंगे। वोल्टेज रेगुलेटर सुना है? यस yes मैम एनालॉग सर्किट्स के लास्ट यूनिट में आप लोगों को वोल्टेज रेगुलेटर भी है, पर अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। ऑल्दो आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट कोशिश ये रहेगी कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मतलब जो सर्किट हम बनाने जाते हैं सबसे पहले पावर सप्लाई आती है, उस पावर सप्लाई में क्या क्या लगेगा ये सभी को पता होना चाहिए। दिस इज वेरी, मतलब ऐसा है कि ये नहीं पता है तो क्या पता है। आपने सब पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, रेक्टिफायर पढ़ लिया, फिल्टर पढ़ लिया, बट आपको ये नहीं पता कि इसका यूज क्या है, कैसे करना है, तो फिर क्या मतलब। तो यहाँ पे जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया। हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, देन वी विल यूज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, वो पल्सेटिंग डीसी होगा। वो पल्सेटिंग डीसी को हम फिल्टर से पास करेंगे, फिल्टर मींस कैपेसिटर। उससे पास करके हम जो उसका पल्सेटिंग डीसी है उसको प्योर डीसी बनाएंगे, और उसके बाद हम रेगुलेटर आईसी यूज करेंगे, ताकि हमें अगर फिक्स 15 वोल्ट की आईसी की सप्लाई चाहिए तो वो 15 वोल्ट से फ्लक्चुएट ना हो। तो ये सारे कंपोनेंट्स को मिला करके एक पावर सप्लाई बनती है। अब क्लियर है सभी को? क्लियर है या नहीं? yes मैम ये यस मैम। पावर सप्लाई में अगर सपोज प्रॉपर फिल्टरिंग नहीं होगी, ठीक है, तो जो सप्लाई मिल रही है दैट में फ्लक्चुएट। अगर प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है तो भी आपकी पावर सप्लाई जो आपको मिलनी चाहिए वो फ्लक्चुएट कर सकती है। तो अगर ये फिल्टर, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक कंपोनेंट ही है, अपने आप में एक सर्किट ही है, वो सर्किट सपोज प्रॉपर वर्क नहीं किया तो भी हमें आउटपुट में जो फिक्स्ड पावर सप्लाई चाहिए थी वो नहीं मिलेगी।
मतलब कि अगर पुअर रेगुलेशन है, रेगुलेशन प्रॉपर नहीं, रेगुलेशन जो आपने रेगुलेटर आईसी या रेगुलेशन के लिए जो सर्किट यूज किया है वो सर्किट भी कुछ नहीं होता, उसमें भी डायोड और बीजेटी लगा होता है, वही सर्किट होता है जो रेगुलेशन का काम करता है, बट उसको हम दूसरे तरीके से यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग देखेंगे जब रेगुलेटर आईसी पढ़ेंगे। अगर ये प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो रहा है तो आउटपुट में आपको वो सप्लाई नहीं मिलेगी जो आपने एक्सपेक्ट करी थी, और पूरे टाइम पे वही फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, वो चेंज हो सकती है। डिपेंड करता है कि रेगुलेशन आईसी के लोड में आपने क्या लगाया है। क्यों? क्योंकि जो आपके लोड की वैल्यू होती है, लोड मतलब पावर सप्लाई का लोड क्या होता है, पावर सप्लाई का लोड वो सर्किट होता है जिसको आप एक्चुअली में यूज कर रहे हो। जैसे कि हमारा एम्पलीफायर, आपने पावर सप्लाई लगा दी 5 वोल्ट की, लेकिन आपके एम्पलीफायर में इतने ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं कि उस 5 वोल्ट में वो ऑन ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आपका प्रॉपर जो लोड है, वो लोड जिस सब सोर्स से लगा हुआ है उस सोर्स से मैच होना चाहिए ना, तब जा करके प्रॉपर शेयरिंग होगी लोड की। अदरवाइज जिस सप्लाई के लिए आपका सप्लाई वोल्टेज बनाया गया है वो उतनी सप्लाई में आपके सर्किट को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, आपके पूरे ट्रांजिस्टर्स एक्टिव रीजन में नहीं आ पाएंगे। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो कि उस आईसी को डिजाइन कर रहा है या तो फिर जो सर्किट को डिजाइन कर रहा है, कि उसको ये पता होना चाहिए कि इतनी पावर सप्लाई में हमारे इतने जो ट्रांजिस्टर्स है ये प्रॉपर ऑपरेट करेंगे, प्रॉपर एक्टिव रीजन में रहेंगे, तभी हमें एम्पलीफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा। तो जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई में अगर रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, अगर फिल्टरिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो एक्चुअल में जो डीसी मिलनी चाहिए वो डीसी प्रॉपर डीसी नहीं होगी और वो फ्लक्चुएट करती रहेगी। मतलब वो +15 बस नहीं रह करके वो +15 प्लस माइनस समथिंग एल्स वैल्यू होता रहेगा, और जिसकी वजह से जो ऑफसेट वोल्टेज VIO मिल रहा था हमें, जो कि इनहेरेंटली मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस मिसमैचिंग, वो उस पावर सप्लाई में चेंज की वजह से चेंज हो जाएगा। और इसी के रेशियो को बोलते हैं सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो। मतलब ये रेशियो हमें कैसा चाहिए, कम से कम चाहिए, ताकि इसमें चेंज आने की वजह से इसमें कम से कम चेंज आए। और इसी रेशियो को क्या बोलते हैं, SVRR बोलते हैं, या तो फिर PSRR बोलते हैं। मतलब कि सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, और उसके अलावा उसके और भी बहुत सारे नाम है जो कि अभी आप लोगों को आगे दिख जाएगा। ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज सेंसिटिविटी, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, पावर सप्लाई सेंसिटिविटी, सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो, ये सारे के सारे टर्म इसी को डिनोट करते हैं कि सप्लाई वोल्टेज में चेंज होने की वजह से ऑफसेट वोल्टेज में जो चेंज आएगा, और उस ऑफसेट वोल्टेज में अगर चेंज आया तो आपको पता है कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो टोटल है उसमें भी चेंज आएगा। तो इसको बोलते हैं हम PSRR या सप्लाई वोल्टेज रेशियो। मतलब ये रेशियो हमें कम से कम रखना होता है इसकी वैल्यू, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है माइक्रोवोल्ट्स फॉर VIO एंड वोल्ट्स फॉर सप्लाई, और इसको हम डेसिबल में भी लेते हैं। क्लियर है सभी को? समझ आया या नहीं आया बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। एनीवन? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? क्लियर मैम। तो SVRR को किससे डिनोट करते हैं? मतलब कि देखो, एक तो हो गया इफेक्ट कि अगर सप्लाई वोल्टेज में चेंज होगा तो ऑफसेट वोल्टेज भी चेंज होगा, दिस इज द इफेक्ट। अब इस इफेक्ट को हमें मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, एक फैक्टर बना दिया या एक रेशियो बना दिया, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि अगर ये रेशियो को हम कम से कम रखें तो हम अचीव कर सकते हैं कि अगर सप्लाई वोल्टेज में चेंज हो रहा है तो ऑफसेट वोल्टेज में जो चेंज है उसको हम बैलेंस रख सकते हैं। तो इस रेशियो को या इस फैक्टर को क्या नाम दिया गया, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, या तो फिर सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो, और जिसको कि डिनोट करते हैं हम डेल्टा VIO डिवाइडेड बाय डेल्टा V से, और यूनिट होती है इसकी माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट, और या तो फिर इसको हम डेसिबल भी लेते हैं। डेसिबल में 20 log डेल्टा V बाय डेल्टा VIO, मतलब 20 log 1/SVRR होता है इन डेसिबल। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है, बट डेसिबल में हमें पता है कि लार्ज वैल्यूज को हमें स्मॉल में लिखने के लिए हम डेसिबल यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे 20 log 1/SVRR लिया गया है, ताकि हमें
इसकी जो अदरवाइज ये नेगेटिव में आ जाएगा। डेसिबल में अगर आप डायरेक्ट SVRR लेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको 20 log 1/SVRR लिया है। और यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर SVRR नॉर्मल में दिया है तो डेसिबल में क्या होगा, अगर डेसिबल में गिवन है तो उसकी नॉर्मल में वैल्यू क्या होगी। क्लियर है सभी को? ये भी एक इम्पॉर्टेंट, जैसे CMRR होता है वैसे ही SVRR या तो फिर PSRR, दोनों सेम ही फैक्टर हैं, मतलब पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, कि पावर सप्लाई में कम से कम चेंज हो, और सिमिलरली अदर पावर सप्लाई में कम से कम चेंज होगा तो ही हमारे ऑफसेट वोल्टेज भी कम से कम चेंज होगा। या तो फिर दूसरा नाम क्या है, SVRR, मतलब सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो, सप्लाई वोल्टेज में कम से कम चेंज हो तो ऑफसेट वोल्टेज में कम से कम चेंज होगा। इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पे एक आपको ये दिख रहा होगा कि अगर दिस इज द वैल्यू ऑफ PSRR 15.85 माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट, तो आपको डेसिबल में इसकी वैल्यू बतानी है। डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं, बताइए। डेसिबल में इसकी वैल्यू बतानी है, कर सकते हैं डिटरमाइन? एनीवन? डेसिबल में वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं क्या? यस मैम, 20 log। हाँ 20 log से, हाँ वैल्यू बताइए मुझे, बिल्कुल। कैलकुलेटर हो हाथ में तो कैलकुलेटर से करिए, कैलकुलेटर होना चाहिए भाई, कैलकुलेटर तो मस्त है। क्या वैल्यू आ रही है? 15.85 माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट का डेसिबल इक्विवेलेंट निकालना है आपको, 20 log करके बताइए। एनीवन? 96 डेसिबल। 24। यस 96 डेसिबल बेटा। मैम 96 है। हाँ वेरी गुड। वैसे ही रिवर्स भी है, अगर 96 गिवन है तो आपको उसका रिवर्स निकालना भी आना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं कि आइडियली SVRR की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आइडियली SVRR जो है वो 0 होना चाहिए। हमने आइडियली अगर देखा जाए अभी तक जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है वो सारी की सारी हमें 0 ही चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली वी वांट कि ये वैल्यूज कम से कम है, और आइडियली तो ये 0 ही होनी चाहिए, मतलब आइडियली देयर शुड बी नो एनी ऑफसेट वोल्टेज, नो एनी बायस करंट, नो एनी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इन सब की वजह से ही टोटल VOT क्या हो जाएगा, 0 आइडियली, बट प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए हमें इसको प्रैक्टिकल कंसीडर करना ही पड़ता है। और उसके लिए, और जब प्रैक्टिकली जाते हैं ICs को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए, तो वहां पे ये सारे फैक्टर्स काम में आते हैं, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी क्या वैल्यू होती है। तो SVRR इज डेल्टा VIO बाय डेल्टा V। इसकी वजह से आउटपुट में क्या वोल्टेज मिलने वाला है या क्या चेंज मिलेगा उसको हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि VIO की वजह से हमें VOO मिलता है, मतलब आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिलता है। इस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को जब हम सप्लाई वोल्टेज में चेंज से जब डिवाइड कर देते हैं तो इस साइड भी हमें डेल्टा VIO VI बाय डेल्टा V मिल जाता है, विच इज नथिंग बट SVRR। तो SVRR इंटू डेल्टा V करने से वो हमें चेंज इन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिलता है, जो कि इस सप्लाई वोल्टेज में चेंज की वजह से आया है, और इसी से हमें वो एरर वोल्टेज मिल जाएगा जो कि आउटपुट में प्रेजेंट हो रहा है। जैसे कि अभी हमने टेम्परेचर की वजह से एरर वोल्टेज निकाला था, दिस दैट एरर वोल्टेज विच इज ड्यू टू चेंज इन सप्लाई वोल्टेज। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज पूछिएगा, और उस वो क्वेश्चंस का मतलब जो आज मैंने आपको सोल्यूशन बताया है एक बार फिर से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे कि आपको गेन पूछा गया है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो पूछा गया है, उसका आप लोग एक बार फिर से सोल्यूशन ट्राई करिए, एंड उसका PDF आपको बना करके रखना है। उसको कभी भी आपको बोला जा सकता है कि आप अपलोड करिए। इज इट क्लियर? यस मैम।